Class 8th English Medium, lesson number 4 of Social Science, National Integration. What is national integration? National integration क्या होता है? The feeling of oneness, irrespective of caste, creed, region, language and mutual understanding among the citizens of a nation is called national integration. एकता की भावना होना लोगों में नेशनल इंटीग्रेशन है कहलाता है। भले ही हम अलग अलग कास्ट के हों, रीजन यानी अलग अलग क्षेत्र के हों, अलग अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन इन सब के बाद भी यदि हमारे अंदर एक होकर रहने की भावना है तो यही एक रहने की भावना ही नेशनल इंटीग्रेशन कहलाती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग्स, द फीलिंग ऑफ यूनिटी, एकता की भावना, वननेस अमंग पीपल, इकट्ठे होकर रहने की भावना, इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यही नेशनल इंटीग्रेशन का बेस है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपोज द फोर्सेज एंड फीलिंग्स विच वीकन द इंटीग्रेशन एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने वाली सारी फीलिंग्स का विरोध करे। अपोज करना यानी विरोध करना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेशनल इंटीग्रेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन कभी भी भारत में समस्या नहीं रही। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग भारत में हमेशा से आते रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम चोज इंडिया एज देयर होम। कई लोगों ने उनमें से भारत को ही अपना घर मान लिया और वो यहीं के एक हिस्सा बनकर रह गए। दे मिंगल्ड हेयर, वो यहाँ मिल गए। मिंगल्ड यानी आपस में मिलना। एंड देयर लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन एंड कल्चर ग्रेजुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उनकी लैंग्वेज, उनका कस्टम, रीति रिवाज, उनका रिलीजन, उनका धर्म, वो धीरे धीरे भारत की ही संस्कृति में शामिल हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो नेशनल इंटीग्रेशन भारत में हमेशा से ही रहा है, कभी इसके संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आगे इसमें लिखा हुआ है, मैनी डीड्स हैव बीन डन सिंपली फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ओल्ड डेज। पुराने दिनों में भी बहुत सारे ऐसे काम किए जाते थे यहाँ पर जिससे लोग इकट्ठे हों, आपस में जुड़ें। जब तक लोग आपस में मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तब तक उनमें एकता की भावना नहीं आएगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, जैसे पीपल ट्रैवल टू बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एंड द्वारका फॉर पिलग्रिमेज। तीर्थ यात्राएं लोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो एकता की भावना बढ़ती है। इसी प्रकार इन्होंने एग्जाम्पल दिया है महाकुंभ का, जो कुछ कुछ सालों के अंतराल पर लगाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो उनकी एकता की भावना मजबूत होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। दो प्रकार का नेशनल इंटीग्रेशन होता है। One is that which is based on unity, common language, mode of living, rites and rituals, religion and common mode of worship. एक तो वो नेशनल इंटीग्रेशन होता है जो लोग इसलिए एक होकर रहते हैं क्योंकि उनकी भाषा एक है, एक ही क्षेत्र के हैं, उनका रिलीजन यानी कि धर्म एक है और उनके रीति रिवाज एक से हैं, इसलिए वो लोग एक होकर रहते हैं। जबकि दूसरा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है अनेकता में एकता। इस प्रकार का नेशनल इंटीग्रेशन हमारे इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। हमारे इंडिया में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, जिनके रीति रिवाज अलग हैं, ऐसे लोग, और दुनिया के प्रमुख धर्मों के अलावा जो और भी धर्म हैं, उन धर्मों के लोग भी हमारे यहाँ भारत में आपको मिलेंगे। तो इन सारे डिफरेंसेस के बाद भी यदि हम एक होकर रहते हैं
तो यही नेशनल इंटीग्रेशन कहलाता है। इसी को हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। प्रमोशनल फोर्सेस, इसका मतलब है कि नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली ताकतें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में सभी नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल अधिकार दिए गए हैं। और ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हर व्यक्ति का एक जैसा डेवलपमेंट हो सके, किसी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति में ना हो, इसका हमारे संविधान में पूरा ध्यान रखा गया है। प्रोविजन ऑफ, जैसे प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, सोशल जस्टिस यानी न्याय का अधिकार, ये सबके लिए एक बराबर है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमारे संविधान में द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हमारे यहाँ के जो वीकर सेक्शन है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि हर एक कम्युनिटी को, हर एक समाज को अपनी लैंग्वेज और अपना रिलीजन सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये हो गए फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में हर भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। जिस प्रकार आपको फंडामेंटल राइट्स यानी अधिकार मिले हैं, तो वैसे ही आपका कुछ कर्तव्य देश के प्रति भी बनता है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कर्तव्य हैव ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान में लिखे गए दिए गए सिद्धांतों का पालन करे। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सिंबल्स, इनका आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। एवरी सिटीजन शुड बी कॉन्शियस एंड रेडी टू सर्व द नेशन, हर एक नागरिक को हमेशा जागरूक रहना चाहिए और देश सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। और हर एक नागरिक के अंदर ब्रदरहुड यानी भाईचारा ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट, हमारे संविधान ने भारत को सेक्युलर देश का दर्जा दिया है। इसका मतलब ये कि हर रिलीजन के लोग, हर धर्म के लोग अपने भारत में रह सकते हैं और उनको उनका धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम, उनके पास उनका रिलीजियस फ्रीडम है। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव करना, गवर्नमेंट कभी भी भेदभाव नहीं करेगी किसी के धर्म के मामले में। इस प्रकार इंडिया हमारे संविधान के अनुसार एक सेक्युलर देश कहलाता है। नेक्स्ट है नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए हैं, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग जिसको हम ट्राई कलर कहते हैं यानी तिरंगा, हमारा नेशनल एंथम जनगण मन, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एम्बलम अशोक एम्बलम, ये सब हमारी यूनिटी यानी एकता को दिखाते हैं और उसके प्रतीक हैं। इसके अलावा हम नेशनल फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त वी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। फिर 26 जनवरी रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, एक और पॉइंट जो है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है वो है टूरिज्म यानी पर्यटन। जब विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनको हमारे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, उनको ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ का आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी कैसी है, कैसी थी और कितनी डेवलप हो गई। वो हमारे यहाँ के लोगों से मिलते हैं और आपस में मिलने जुलने से वो हमारी समस्याएं जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, तो इससे एकता बढ़ती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है।
जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलरिज्म, नेशनल सिंबल्स और टूरिज्म। कुछ डिसरप्टिव फोर्सेस भी होते हैं, मतलब ऐसी कुछ ताकतें भी हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को कमज़ोर करती हैं। इसमें सबसे पहला आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म शब्द जो है वो कम्युनिटी वर्ड से आता है। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी कम्युनिटी के हित को देश हित से ऊपर समझे तो वो कम्युनलिज्म की श्रेणी में आता है। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ अवर कंट्री। ये हमारे देश के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमेशा से एक बड़ा खतरा रहा है। इसी के कारण हमारे यहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए। राइट्स का मतलब होता है दंगे। 1947 में जो दंगे हुए देश भर में कम्युनलिज्म के कारण, जिसके कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ और एक दूसरा देश बन गया पाकिस्तान। लैक्स ऑफ पीपल वर स्लेन एंड रेंडर्ड होमलेस। कई लोग बेघर हो गए, मारे गए इन दंगों में। इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी भारत में कई जगह पर कम्युनलिज्म के कारण दंगे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी ताकत है जो नेशनल इंटीग्रेशन को कमज़ोर करती है। दूसरा है लिंग्विज्म। लिंग्विज्म वर्ड आता है लैंग्वेज से। कई बार ये होता है कि हम अपने क्षेत्र की भाषा, रीजनल लैंग्वेज या जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, उसको हम नेशनल लैंग्वेज से ऊपर समझने लगते हैं। तो ये क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं, वो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जबकि देश की जो भाषा है वो आपकी नेशनल लैंग्वेज है। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप मराठी बोलेंगे, आप पंजाब में रहते हैं तो क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से समझ में आती है उस पर्टिकुलर एरिया में, बाकी के एरिया के लोगों को नहीं आती वो समझ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको हीन भावना से देखते हैं क्योंकि आपको उनके क्षेत्र की भाषा नहीं आती। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को मराठी भी आती हो, पंजाबी भी आती हो, असमिया भी आती हो, तमिल भी आती हो, कन्नड़ भी आती हो, मलयालम भी आती हो। ऐसा संभव नहीं है। और यदि इस कारण लोग आपको हीन भावना से देखते हैं तो ये गलत है, दैट इज़ रॉन्ग। तो लिंग्विज्म एक काफ़ी बड़ी समस्या है जिसके कारण अपने लैंग्वेज, अपने क्षेत्र के लोगों को लोग ऊंचा समझते हैं, अपनी भाषा बोलने वालों को ऊंचा समझते हैं, बाकी जिनको उनके क्षेत्र की भाषा नहीं आती उनको हीन भावना से देखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता की भावना को कमज़ोर करती है। तीसरा है कास्टिज्म। कास्ट यानी जाति, इसको समझने की ज़रूरत है। कास्ट सिस्टम जो भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है वो आपके कार्य पर उसका डिवीजन हुआ था। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसको वैसा वर्ण दिया जाता था। लेकिन बाद में इसका गलत यूज ये हुआ कि बाद में लोग जन्म से कास्ट में उनको माना जाने लगा। पहले कार्य के आधार पे वर्णों का डिवीजन था, बाद में ये हुआ कि जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया, जन्म से उनकी कास्ट डिसाइड होने लगी, भले ही व्यक्ति वो काम करता हो या ना करता हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना। जो पुराना जो डिवीजन था वर्णों के अनुसार वो व्यक्ति के कार्य पर डिपेंड करता था। जो व्यक्ति जो कार्य करता था उस वर्ण का उसको माना जाता था। लेकिन अभी उसको उन्होंने बर्थ से जोड़ दिया, जिसके कारण भी हमारे यहाँ की राष्ट्रीय एकता जो है वो प्रभावित होती है। कई लोग अपने जाति के बंधनों के कारण खुलकर काम नहीं कर पाते। कुछ लोग अपर कास्ट में आ गए, कुछ लोग लोअर कास्ट में आ गए, उनके बीच में तनाव पैदा हो गया। ये सब कास्टिज्म के कारण हुआ। कुछ समाज सुधारकों ने इसके लिए काम भी किया, इसको कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए, जैसे संत रामानंद, संत कबीर,
चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने कास्टिज्म को दूर करने के बहुत सारे प्रयास किए। नेक्स्ट आपका है टेररिज्म यानी आतंकवाद। ये केवल अपने देश की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। आतंकवाद, जो आतंकवादी होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो अपना मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन डर को बेस बना के, डर और आतंक से वो लोगों को अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं। तो ये समस्या अभी पूरे वर्ल्ड की है और ये भी हमारे लिए नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है, ऑब्स्टिकल, हर्डल यानी बाधा, टेररिज्म। और लास्ट आपको जो दिया हुआ है नेशनल इंटीग्रेशन में, जो हमारी सबसे बड़ी एक और बाधा है, वो है सेपरेटिज्म। द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रीजनलिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म। टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट आउट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। आपने कई लोगों को सुना होगा कि हमें हमारा अलग देश बना के दे दो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। पीपल ऑफ वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेजेस लिव हियर। हमारे यहाँ अलग अलग जाति, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो क्या इनको सबको अपना अलग अलग देश बना लेना चाहिए? ऐसे तो बहुत मुश्किल होगी। हम अभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम अपना जीवन अच्छे से जी पाते हैं। Sometimes feeling of being ignored inspires them to make demand for separate state। कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए हमको अपना एक अलग स्टेट बना दीजिए। The border states are often mostly influenced by such feelings and results in strong feelings of separation। The external forces instigate to destabilize the peace and security of the country। जिसके कारण ये लोग हमारे देश की शांति भंग करते हैं बार बार। Some people living in the country also indulge in separatism to fulfill their vested interest। कुछ लोग इनकी मदद करते हैं अपना खुद का लाभ प्राप्त करने के लिए। The enemies of a country and fundamentalists even choose to follow the path of violence and terrorism। कई बार हमारे देश के जो एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, वो भी इन लोगों की हेल्प करते हैं कि अलग हो जाओ अपने देश से। The tendency of separation is a major challenge to the unity of the country। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी एकता के लिए। This feeling of separation could be evaded by social justice, decentralized and balanced development। ये जो अलग होने की भावना है, इससे बचा जा सकता है सामाजिक न्याय से। न्याय सबको एक जैसा ही मिलता है हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और बैलेंस्ड डेवलपमेंट, सभी क्षेत्रों का एक जैसा विकास, इसकी मदद से सेपरेटिज्म से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये था नेशनल इंटीग्रेशन का चैप्टर आपका, द फीलिंग ऑफ वननेस, अनेकता में एकता। यही भारत की खूबसूरती है।